Hello everyone, welcome to the Victory IS. I'm Munish Ali, your Polity faculty. Today we are going to take up a topic on executive. एग्जीक्यूटिव में हम लोग क्या करने वाले हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में, गवर्नर के बारे में, चीफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स. प्रेसिडेंट भी हम लोग एग्जीक्यूटिव का पार्ट मानते हैं, बट प्रेसिडेंट अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो इन दैट केस हम लोगों ने प्रेसिडेंट को डिफरेंटली डील करा है. तो आज हम लोग बाकी जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जीक्यूटिव्स. तो जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं. एक हमारा लेजिस्लेचर, दूसरा हमारा एग्जीक्यूटिव एंड तीसरा हमारा जुडिशरी. लेजिस्लेचर का काम है लॉ को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, एंड जुडिशरी का काम है अगर उस लॉ को एग्जीक्यूट करने के बाद कोई वॉलेशन कर रहा है, ठीक है, कोई किसी को पैनलाइज करना है, ठीक है, इन दैट केस हम लोग जुडिशरी के पास जाते हैं. ठीक है, तो ये हमारा एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है हमारी गवर्नमेंट का. इस तरीके से वो फंक्शन करती है. अब बात आती है कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं जो लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो कितने तरीके के हो सकते हैं. तो इन आर सिस्टम, इन आर इंडियन सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव. वन इज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जस्ट वेट. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स जिनको हम लोग इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट करते हैं और उनको हम पार्लियामेंट में भेजते हैं, वो फिर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. ये हमारे क्या करते हैं, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं. इनको हमने मैंडेट दिया है, हमने चूज करा है कि भाई आपने जो लॉ बनाया है, जो लेजिस्लेचर ने, जो पार्लियामेंट ने, आप एग्जीक्यूट करोगे, आप गवर्नमेंट फॉर्म करोगे. ओके. दूसरे तरीके के होते हैं हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, जो यूजुअली ब्यूरोक्रेसी होती है. ठीक है, यहां पर हम लोग चूज नहीं कर रहे हैं, इनको चूज किया जाता है बेस्ड ऑन देयर मेरिट. ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि भाई हमने तो अपना मैंडेट दे दिया, बट दैट पर्सन डज नॉट हैव दैट एक्यूमेंट और दो स्किल्स नाउ. तो हमें मेरिटोरियस कैंडिडेट्स भी, हमें मेरिटोरियस पर्सन्स भी चाहिए जो हमारे जो भी लॉज हैं उनको अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकें. तो इन दैट केस हम लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हमारे यहाँ पर रोल प्ले करते हैं. ठीक है, जो ऑब्वियसली आप लोग एस्पायर कर रहे हो इस एरिया में जाने के लिए. ठीक है, तो इसको भी हम लोग बाद में डिटेल देखेंगे कि इनके भी कितने तरीके के डिफरेंट टाइप्स होते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव सिस्टम. अगर हम देखें हमारे जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम्स हैं वो बेसिक वर्ल्ड वाइड में 3 तरीके के आपके बनते हैं. ठीक है, एक आपका होता है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम, जो हम इंडिया में फॉलो करते हैं. इसमें क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो लेजिस्लेचर से निकलता है, पार्लियामेंट से निकलते हैं. तो यानी कि जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, वही गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. तो इसके क्या बेनिफिट्स हो जाते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म के, कि आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ये हमने कहाँ यूज कर रहे हैं, ये हम यूज कर रहे हैं इंडिया में. तो इंडियन कंटेक्स्ट में हम लोग पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम को इंप्लीमेंट करते हैं. फिर आप कहते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव्स. ये क्या होता है कि इसमें आपके जो मेन पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है. प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट ये दोनों बिल्कुल अलग सेपरेट बॉडी है. प्रेसिडेंट नीड नॉट टू बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जरूरी नहीं है. ऐसे ही प्रेसिडेंट के जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उसकी भी मेंबरशिप होनी चाहिए पार्लियामेंट की, ऐसे जरूरी नहीं है. इसके अपने बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि आप जब बिल्कुल सेपरेट बॉडी होते हैं तो आप काफ़ी एफिशिएंट तरीके से डिसीजन ले सकते हैं. ठीक है, आप काफ़ी स्टेबल होते हैं, तो आपको बार बार अपनी अकाउंटेबिलिटी, कॉन्फिडेंस शो नहीं करना होता. ठीक है, तो ये आपको एक एडवांटेज मिलती है. ये जो सिस्टम है दैट इज ऑन यूज्ड इन यूएसए. फिर आपके सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं. इसमें बेसिकली क्या होता है, आपके 2 हेड होते हैं, एक होता है प्रेसिडेंट, एक होता है प्राइम मिनिस्टर. ये लोग आपस में शेयर कर लेते हैं पावर्स को. ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री में मेन पावर लाई करती है प्राइम मिनिस्टर के पास. यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं दिट्स अ नॉमिनल आपके हेड होता है. रियल एग्जीक्यूटिव्स आपके जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म में. प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट आपके रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं
और जब हम सेमी प्रेसिडेंशियल करते हैं, इसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये अपने पावर को शेयर कर लेते हैं कि भाई इस मैटर पे आपके पास पावर है, इस मैटर पे मेरे पास पावर है। ठीक है, ये सिस्टम यूजली फॉलो होता है फ्रांस में। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे गवर्नर के बारे में। तो हमने प्रेसिडेंट के बारे में देखा था, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था। प्रेसिडेंट क्या होते हैं? ये ही इज आपके नॉमिनल हेड होते हैं ऑफ द स्टेट। पूरी कंट्री के आपके नॉमिनल हेड होते हैं प्रेसिडेंट। सेम पैरेलल ड्रॉ करा गया है गवर्नर के लिए इन द स्टेट्स, कि स्टेट के जो नॉमिनल हेड होंगे वो गवर्नर होते हैं। ठीक है, अब यहां पर चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखना। हम लोग जो स्टेटस है प्रेसिडेंट का पूरे कंट्री में, वही स्टेटस हम लोग गवर्नर को दे रहे हैं उस स्टेट के अंदर। ओके, बट कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपॉइंटमेंट से। हमने ये देखा कि भाई हम गवर्नर को प्रेसिडेंट के साथ पैरेलल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट प्रेसिडेंट क्या होते हैं? हमारे इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। उनका अपना एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसके बेस पे उनको चुना जाता है। बट गवर्नर के केस में ऐसा नहीं होता। गवर्नर में इलेक्शंस होते ही नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते ही नहीं है। गवर्नर्स आर यूजुअली अपॉइंटेड, एंड अपॉइंटेड बाय whom? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर को उस स्टेट्स में। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, गवर्नर के लिए कोई भी प्रोसेस नहीं है इलेक्टोरल का, कोई इनके इलेक्टोरल कॉलेज नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें आप इसमें ध्यान देना। गवर्नर एज अ इंस्टीट्यूशन, ऑफिस ऑफ गवर्नर, कि स्टेट में गवर्नर होना चाहिए, यह प्रोविजन हमने लिया है 1935 एक्ट से। आपके 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, आपका जब ब्रिटिश टाइम पे था, वहां से हमने ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया। बट अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है कि भाई प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे गवर्नर को, यह प्रोविजन हमने लिया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। जो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से हम लोग अपॉइंटमेंट प्रोसेस ले रहे हैं। ऑफिस ऑफ गवर्नर तो हमने 1935 के एक्ट से लिया है। ठीक है, ये क्लैरिटी आपको रखनी है। ठीक, तो देखो ये डिसाइड हो गया कि भाई प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। अब प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करेंगे? कुछ ना कुछ तो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए ना। वो किसी को भी कोई अपॉइंट तो कर नहीं सकते हैं कि कोई भी आरा गहरा आ गया और उसको अपॉइंट कर दिया। तो इन दैट केस कुछ क्वालिफिकेशंस आपकी लिखी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो यूजुअली आपकी दो ही क्वालिफिकेशंस लिखी गई हैं। पहली क्वालिफिकेशन है ही शुड बी द इंडियन सिटीजन, ओके, एंड अबव द एज ऑफ 35 ईयर्स। सेम गोज विद द प्रेसिडेंट आल्सो, उनके में भी यही चीज थी। ये दो चीजें आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। इसके अलावा हमारी कुछ कन्वेंशन हमने बना दिया। कन्वेंशन ये बनाया है कि यूजुअली जो गवर्नर होंगे दैट विल बी फ्रॉम द आउटसाइडर्स ऑफ दैट स्टेट। मान लो फॉर एग्जांपल बिहार का अगर हमें गवर्नर बनाना है, तो हम महाराष्ट्र के किसी बंदे को बना लाएंगे बिहार का गवर्नर बनाने के लिए। वी हैव अ रीजन, बिकॉज कि फिर वो बिहार पॉलिटिक्स में उनका इंटरफेरेंस ज़्यादा ना रहे। ठीक है, क्योंकि ही इज ए नॉमिनल हेड। ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव्स नहीं है। ठीक, तो ये कन्वेंशन होता है, ये फॉलो होगा नहीं होगा ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऐसे एक और कन्वेंशन है कि जब आपको गवर्नर अपॉइंट करा जाता है तो द सीएम, द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट शुड बी कंसल्टेड। तो इट डिपेंड ऑन द प्रेसिडेंट, यानी कि सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस प्रोविजन कन्वेंशन को फॉलो करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है। ठीक है, बट ये जो दो हैं ये फॉलो जरूर होने चाहिए कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हिज एज शुड बी 35 ईयर्स ऑफ अबव। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वगैरह वो सारी आपकी चीजें हैं। ठीक है, अब आती है कि चलो ठीक है, हमने क्वालिफाई भी कर लिया, हमने अपॉइंट कर दिया कि भाई फला आदमी को हम लोग कर रहे हैं। अब इसकी ओथ कौन लेता है? ठीक है, तो जो ओथ होती है दैट इज यूजुअली एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं है, उस स्टेट के हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होंगे वो ओथ एडमिनिस्टर करवाते हैं।
ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस यूजुअली आ जाते हैं और यहाँ पर यूपीएससी यूजुअली ट्रैप करने की कोशिश करती है, तो इसलिए ये प्रोविजन को जानना जरूरी है। ठीक है, अब बात आती है टर्म की, कितने टाइम के लिए आप गवर्नर बनते हो। ठीक है, यूजुअली गवर्नर्स आर मेड फॉर द 5 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर्स का प्रोविजन है, हर जगह आप देखोगे 5 ईयर्स ही हम लोग देखते हैं। ठीक है, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे पार्लियामेंट हो, हर जगह मैंने 5 ईयर दिया होगा, बट दैट विल बी अंडर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो गवर्नर को 5 साल पहले भी हटा सकते हैं। तो यानी कि जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर वो एंजॉय कर रहे हैं तब तक वो ऑफिस में रहेंगे। जैसे उन्होंने वो प्लेजर लूज कर दिया, देन ही कैन नॉट बी इन द हाउस इन द ऑफिस। ठीक है, तो यूजुअली 5 टर्म होता है, बट ही शुड बी अंडर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब बात आती है ऑफिस ऑफ गवर्नर वैकेट कैसे हो सकता है। तो 2-4 तरीके होंगे कि गवर्नर का जो ऑफिस है वो वेकेट हो गया। एक होगा रेजिग्नेशन के थ्रू, कि गवर्नर खुद कहा कि भाई मैं रिजाइन कर रहा हूं। ठीक है, तो किसको रेजिग्नेशन देंगे? ऑब्वियसली जिसने अपॉइंट करा है उसी को रेजिग्नेशन दिया जाएगा, तो रेजिग्नेशन विल बी गिवन टू द प्रेसिडेंट। तो एक इस तरीके से गवर्नर का ऑफिस खाली हो गया। ठीक है, दूसरा आता है रिमूवल का प्रोसेस। ठीक है, कि रिमूवल कैसे होगा। अब जैसे हमने देखा था कि प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, दोनों हाउस आते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि भैया हमें प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है। ठीक है, फिर वोटिंग होगी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी में जब वोट किए जाएंगे देन प्रेसिडेंट विल बी इम्पीच्ड। सेम गोज विद ना आपके चीफ जस्टिस ऑफ सॉरी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं। ठीक है, या फिर इलेक्शन कमीशन है। ठीक है, उनको अगर रिमूव करना है तो आप पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होती है। अगर हम देखें, हम लोग पैरेलल किसके साथ ड्रॉ कर रहे हैं गवर्नर का? प्रेसिडेंट के साथ। बट प्रेसिडेंट के ना ही हम इलेक्शन प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो रिमूवल प्रोसेस भी हम यहाँ पर फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ पर रिमूवल के बारे में कोई प्रोविजन है ही नहीं, कोई आपके पार्लियामेंट्री अप्रूवल, स्टेट लेजिस्लेचर अप्रूवल कुछ नहीं चाहिए। रिमूवल विल बी डन बाय द प्रेसिडेंट। उनका मन करेगा रिमूव कर देंगे, ठीक है, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। इसमें आपका पार्लियामेंट का रोल और स्टेट लेजिस्लेचर का रोल कोई मेजर नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपका डेथ हो सकती है, तब आपका ऑफिस वैकेट हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके तरीके होते हैं ऑफिस ऑफ गवर्नेंस वैकेंसी। ठीक, मेनली जो आपका फोकस रहेगा वो रेजिग्नेशन का रहेगा, रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, और रिमूवल का कोई प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे हुए हैं फॉर द गवर्नर। अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस विद प्रेसिडेंट। देखो, जो पावर्स होती हैं गवर्नर की, लीगल पावर, ठीक है, आपकी एग्जीक्यूटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, जुडिशियल पावर्स, वो ऑलमोस्ट आपकी जो प्रेसिडेंट की पावर्स हैं उसके साथ मैच करती है। इसमें बस आपकी कुछ पावर्स गवर्नर के पास नहीं होती हैं, दैट इज योर डिप्लोमेटिक पावर्स, मिलिट्री पावर्स, ठीक है, एंड इमरजेंसी पावर्स। ये पावर्स गवर्नर के पास नहीं है, सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। ऑब्वियसली डिप्लोमेटिक पावर अगर हम लॉजिकली देखें तो प्रेसिडेंट स्टेट के हेड है ना, गवर्नर तो एक स्टेट्स के एक पर्टिकुलर स्टेट का हेड है। लेट्स से बिहार के गवर्नर है, तो वो डिप्लोमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंडिया को? ठीक है, तो डिप्लोमेटिक पावर नहीं होती गवर्नर के पास, मिलिट्री पावर नहीं होती है, मिलिट्री ऑलवेज आपके नेशन के उस पर आएगी। तो जो तीनों फोर्सेज हैं उसके जो हेड है वो प्रेसिडेंट होंगे, गवर्नर थोड़ी ना होंगे। ऐसे तो फिर हमारे 28 स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट के गवर्नर अगर हेड हो गए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और मिलिट्री हमारी कोई स्टेट बेस्ड होती नहीं है मिलिट्री। ठीक है, तो वो मिलिट्री पावर्स नहीं है। इमरजेंसी पावर्स, इमरजेंसी के तो प्रोविजन ही है कि सेंटर डोमिनेट करता है, कि इमरजेंसी आ गई है यहाँ पर सेंटर का रोल बढ़ जाएगा, तो स्टेट को तो गवर्नर का कुछ आएगा ही नहीं फिर। ठीक है, तो ये आपकी 3 पावर होती ही नहीं है गवर्नर के पास। ठीक है, बाकी पावर्स आपकी जो प्रेसिडेंट के पास है वो इनके पास भी होती है, बट कुछ कुछ जगह पर यहाँ पर हमें हल्का सा वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो एरियाज को हम लोग डील कर लेते हैं। बाकी जो आपके पावर्स है वो हमने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में पढ़ी हुई है, तो वहाँ पर हम लोग उसको देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो डिफरेंस आता है दैट इज जुडिशली पावर के अंदर हमारी एक पार्डनिंग पावर होती है। हमने देखा है कि प्रेसिडेंट के पास कुछ पार्डनिंग पावर है। ठीक है, जैसे पार्डन हो गया, रेमिशन हो गया, रिस्पाइट हो गया, रिप्रीव हो गया,
ठीक है, कॉम्यूटेशन हो गया, ये सारी चीजें आपकी क्या हो रही हैं, ये पार्डनिंग पावर है। बट गवर्नर के केस में क्या हो रहा है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, आपके जो कोर्ट मार्शल्स है उसमें भी पार्डन कर सकता है, बट गवर्नर नहीं कर सकता। तो यानी कि आपके कोर्ट मार्शल के केसेस में आपकी जो पार्डनिंग पावर है वो गवर्नर के पास नहीं है। प्रेसिडेंट कर सकता है उसमें पार्डन, किसी को अगर कोर्ट मार्शल कर दिया गया है लेकिन प्रेसिडेंट ने कहा नहीं नहीं हम इसको पार्डन कर रहे हैं, तो कोर्ट मार्शल आपका नलिफाइड हो जाएगा। बट गवर्नर ऐसा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा, आपकी डेथ सेंटेंस, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि अगर किसी को डेथ सेंटेंस भी दे दी गई है और प्रेसिडेंट चाहते हैं कि भाई इसको पार्डन करना है हमें, इन दैट केस आल्सो द प्रेसिडेंट हैज दैट पावर, वो पार्डन कर सकते हैं, बट गवर्नर नहीं कर सकते। तो डेथ सेंटेंस में, कोर्ट मार्शल में गवर्नर के पास पावर नहीं है, बट प्रेसिडेंट के पास है। इसके अलावा आपके ये जो भी पार्डनिंग पावर्स हैं ये गवर्नर इंजॉय करते हैं सिर्फ स्टेट्स लॉ में, उस स्टेट के जो लॉज हैं उसमें जो प्रोविजंस है उसमें वो पार्डनिंग पावर कर सकते हैं। प्रेसिडेंट आपके नेशनल लॉ में आ जाते, ठीक है। तो एक ये हो गया कि ये सारी पावर्स आप एग्जीक्यूट करोगे विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट लॉ, उस स्टेट के जो लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपके पार्डनिंग पावर्स के डिफरेंसेस है विद रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। कोर्ट मार्शल, डेथ पेनल्टीज के पावर्स गवर्नर के पास नहीं है, और जो भी पार्डनिंग पावर्स है वो स्टेट लॉज के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। सेंटर के लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होगी, सेंटर के लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर है, ठीक है। दूसरी अब आपके पास पावर आती है दैट इज ऑफ वीटो पावर। ये क्या है, देखो हमने ये चीज पढ़ी थी प्रेसिडेंट के टाइम पर कि जब भी आपके जो बिल होता है वो एक्ट कब बनता है, जब लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो जाए और फिर पहुंच जाए आपके पास प्रेसिडेंट के पास, तब हमारा जो बिल है वो एक्ट बन जाता है, फिर वो एज ए लॉ एनफोर्स किया जाता है। ये प्रोविजंस है, हमारा नॉर्मल मैकेनिज्म ये फॉलो किया जाता है। अब यही चीज हमारे क्या होगा, स्टेट्स के पास भी जाएगा कि स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, अब उसमें वो असेंबली होगी, काउंसिल होगी, दो हैं तो दोनों से पास होना चाहिए, ठीक है। हालांकि हमने देखा कि काउंसिल कितना रोल नहीं रहता है, अगर लेजिस्लेचर असेंबली ने भी डिसाइड कर दिया तो वो बिल चला जाएगा गवर्नर के पास। गवर्नर क्या करेगा, अपनी एसेंट देगा नहीं देगा वो डिफरेंट पार्ट है, तब जाके वो एक्ट बनेगा उस स्टेट के अंदर। यही एक नॉर्मल मैकेनिज्म है। तो अगर हम देखें, देखो नॉर्मल ये हो गई आपकी लेट से पार्लियामेंट, यहां पर आपके लेट से प्रेसिडेंट हो गए, यहां से बिल जा रहा है प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट के पास हमने देखा था प्रेसिडेंट के क्या ऑप्शंस होते हैं, यूजुअली 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो इस बिल को एक्सेप्ट कर लें, एसेंट दे दें, या फिर इस बिल को रिजेक्ट कर दें, विदहेल्ड कर दें, या फिर इसको वापस भेज दें पार्लियामेंट में कि भाई दोबारा रिव्यू करो, और फिर वापस अगर भेजती है देन ऑब्वियसली ही हैज टू एक्सेप्ट इट। ये 3 तरीके आपके प्रेसिडेंट के पास होते हैं, और यहीं पर फिर कुछ गेम खेला जाता है, यहां पर हमें कुछ लूप होल निकाले जाते हैं, है ना। पॉकेट वीटो हो गया, सस्पेंसिव वीटो हो गया, ठीक है, एक एब्सोल्यूट वीटो हो गया, जब आपने प्रॉपरली मना कर दिया कि भाई इसको मानना ही नहीं है, विदहेल्ड कर लिया तो एब्सोल्यूट वीटो हो गया, ठीक है। जब आपने रिटर्न करा फिर वो वापस आया तो कुछ टाइम के लिए आपने डिले कर दिया, सस्पेंड कर दिया, तो सस्पेंसिव वीटो हो गया। फिर एक लूप होल हमने देखा था कि भाई आपके पास टाइम लिमिट नहीं दी गई है कि भाई विद इन दैट टाइम लिमिट यू हैव टू एक्सेप्ट द बिल, तो वो अपनी पॉकेट में रख लेते हैं, कुछ एक्शन नहीं ले लेते हैं, तो वो हो जाता है पॉकेट वीटो। अब यही चीज गवर्नर भी इंजॉय करेगा, लेकिन यहां पर एक स्टेप और बढ़ जाता है। कौन सा स्टेप बढ़ जाता है, लेट्स से ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहां पर आपके गवर्नर हैं, ठीक है, और यहां पर आपके प्रेसिडेंट है। तो लॉ क्या कहेगा, यहां से बिल गया गवर्नर के पास, अब गवर्नर क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, इसको रिटर्न कर सकते हैं, प्लस
वो उस बिल को रिजर्व करके प्रेसिडेंट के पास भी भेज सकते हैं। ये एक प्रोविजन ऐड हो जाता है यहां पर कि कोई बिल है, देन द गवर्नर फाइंड इट कि भाई लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ कई प्रोविजंस हैं, जैसे कि मान लो हाई कोर्ट की पावर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई फेडरल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस हैं उस स्टेट लॉ की वजह से। इन दैट केस गवर्नर हैज अ पावर टू रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट। तो वो प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं कि भाई इस स्टेट ने, लेट्स से आंध्र प्रदेश ने एक ये लॉ बना, आंध्र प्रदेश असेंबली ने ये एक लॉ बनाया है, ठीक, ये बिल मैंने भेजा है, ठीक है, ये लॉ बनाना चाह रहे हैं और इसमें मुझे लगता है कि ये फेडरल इश्यूज में इंटरफेरेंस हो सकता है, देन ही कैन सेंड इट टू द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही इन्होंने प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, गवर्नर का रोल खत्म हो जाएगा, फिर गवर्नर को कुछ नहीं करना, फिर प्रेसिडेंट और स्टेट लेजिस्लेटर डायरेक्टली डील करेंगे। अब इसमें क्या डीलिंग होगी, सेम वही, प्रेसिडेंट ने अगर एसेंट कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, लॉ बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, विदहेल्ड कर दिया तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट वापस रिकंसीडर के लिए भेज देगा, भाई वापस देख लो। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि जब भी प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए भेज रहे थे, तो जब वापस आता था तो यहां पर प्रेसिडेंट को एसेंट देना पड़ता था। अब वो उसको विदहेल्ड नहीं कर सकते हैं, अब वो मना नहीं कर सकते हैं। बट यहां पर प्रेसिडेंट ने अगर उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया और उसने वापस रिकंसिडर करने के बाद फिर वापस भेजा, तो यहां पर अब प्रेसिडेंट के पास कंपल्शन नहीं है कि वो उसको एक्सेप्ट करे, वो चाहे तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, फिर आपके बेसिकली ऑब्वियसली वो जो आपके प्रोविजंस होते हैं कि आप मनी बिल्स होते हैं उसको आप रिकंसिडर के लिए नहीं भेज सकते हैं गवर्नर, ठीक है, तो वो सारे प्रोविजंस वो नॉर्मल आपके रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपकी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स, ठीक है। अब डिस्क्रिशनरी पावर्स कौन कौन सी है, अगर हम देखें गवर्नर के केस में आपकी दो तरह की डिस्क्रिशनरी पावर्स हमें देखने को मिलती है, ठीक है। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनली डिस्क्रिशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ही उसको डिस्क्रिशनरी पावर दे दी है, ठीक है, और एक होती है आपकी सिचुएशनल डिस्क्रिशन, ठीक है, कि वहां सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई, ठीक है, कि वहां पर गवर्नर के पास डिस्क्रिशन है, वो क्या डिसाइड करना चाहता है और क्या नहीं करना चाहता है। तो ये आपके दो तरह के आपके पावर्स होते हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या क्या है, ठीक है। तो देखो एक तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर होती है, जब हमने अभी देखा था जो बिल होता है, बिल प्रेसिडेंट के पास भेजना है कि नहीं भेजना है, ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये गवर्नर डिसाइड कर रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको पावर दी हुई है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इस बिल से हाई कोर्ट के आपके फंक्शनिंग में इंटरफेरेंस हो सकता है, फेडरल स्ट्रक्चर कुछ इंटरफेरेंस हो सकता है, तो यू कैन रिजर्व दिस बिल एंड सेंड इट टू द प्रेसिडेंट। तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है गवर्नर के पास। इसके अलावा जब भी आपको प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंड करना है, प्रेसिडेंट रूल क्या है कि गवर्नर ये कहेगा कि भाई इस स्टेट में अब जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रही है। अब इस चीज़ की रिपोर्ट कौन करेगा, वो गवर्नर करेगा प्रेसिडेंट को कि भाई फॉलोइंग स्टेट में, लेट्स से एबीसी स्टेट में जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अगेन यहाँ पर एक कैच है कि सही वो प्रॉपर यूजेज एंड इम्प्रॉपर यूजेज ऑफ प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की कई सारी रूलिंग्स हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही है तो प्रेसिडेंट वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है इमरजेंसी। बट ये रिपोर्ट कौन भेजेगा, ये गवर्नर। तो यहाँ पर भी आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर किसके पास है, गवर्नर के पास है। यहाँ पर स्टेट का कोई रोल नहीं है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है। हेयर ही डज नॉट रिक्वायर एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमने देखा था ना, प्रेसिडेंट को कुछ भी काम करना है, ही हैज़ टू टेक द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो जब कहेंगे तभी ही कैन एक्ट। सेम गोज विद गवर्नर आल्सो, गवर्नर को जब भी कुछ भी एक्ट करना है
तो जब तक सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपको एड एंड एडवाइस नहीं करेंगे, आप एक्ट नहीं करोगे। बट इन दीज केसेस गवर्नर हैज पावर कि भाई मुझे तुम्हारी चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस नहीं चाहिए, मैं अपने आप यहां पर एक्ट कर सकता हूं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है आपके। फिर आप कहती है सिचुएशनल डिस्क्रिशन। अब सिचुएशनल डिस्क्रिशन क्या होती है कि वहां सिचुएशन ऐसे क्रिएट हुई, तो कई सारे तरीके से आपकी सिचुएशन क्रिएट होती है। सबसे पहली चीज, गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, जो भी मेजोरिटी पार्टी है, ठीक है, उसने इलेक्शन लड़ा, ठीक है, तो यहां पर पावर गवर्नर के पास है कि भाई आपने इलेक्शन लड़ा, ठीक है, अगर उसको लग रहा है कि भाई क्लियर कट मेजोरिटी है, ठीक है, तो वो उसको इलेक्ट कर देंगे कि भाई आप चीफ मिनिस्टर हो गए, अब 1 महीने के अंदर आप अपना मेजोरिटी प्रूव कर दीजिए। अगर प्राइम गवर्नर चाहे तो वो किसी और को भी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं और कह देंगे भाई 1 महीने का टाइम है, अपना जो भी है तुम अपना अरेंजमेंट कर लो और अपना मेजोरिटी प्रूव कर दो। तो इट नॉट नेसेसरी कि जो लार्जेस्ट विनिंग पार्टी है वही गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। गवर्नर कैन कॉल एनीवन, ये पावर है गवर्नर के पास। अब यहां पर क्या आता है, लेट्स से कोई भी मेजोरिटी पर जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसने मेजोरिटी फॉर्म ही नहीं कर पाए, तो यहां पर अब गवर्नर के पास डिस्क्रिप्शन है, वो किसी को भी चूज कर सकती है पॉलिटिकल पार्टी को कि भाई आप अपने एक लीडर भेजो, इसको मैं सीएम बना रहा हूं, ठीक है, अब विद इन 1 मंथ आप मेजोरिटी फ्लोर ऑफ हाउस पे अपनी मेजोरिटी प्रूव कर देना। ये डिस्क्रिप्शन पावर हो गई, ठीक है। या फिर ऐसा हुआ कि भाई आगे देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई एक इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में से आपके असेंबली में से जो मेजोरिटी इंजॉय कर रही है वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी और वो फंक्शन करेगी। बट यहाँ पर कोई भी पार्टी गवर्नमेंट ही फॉर्म नहीं कर पा रही है या करना ही नहीं चाह रही है। लेट्स से एक पार्टी है जिसके पास मेजोरिटी है लेकिन वो गवर्नमेंट में नहीं आना चाहती है, उसने मना कर दिया, तो इसका मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन मशीनरी जो है आपका है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इन दैट केस आल्सो गवर्नर कैन सेंड द रिपोर्ट टू द गवर्नर कि भाई यहाँ पर तो कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग काम हो ही नहीं पाएगा, गवर्नमेंट बन ही नहीं पाएगी, ठीक है, तो वहां पर वो प्रेसिडेंट रूल भी लगवा सकता है। ठीक, एक आपका प्रोविजन होता है कि चीफ मिनिस्टर्स अगर आपके रिजाइन कर देते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपकी डिसॉल्व हो जाती है। तो जो आपके नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कोई भी चूज करना है वो कौन डिसाइड करेगा, वो गवर्नर डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन आ जाती है। तो दीज आर सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन पावर्स विच गवर्नर्स एंजॉय। ओके, तो दिस इज द टॉपिक कवर्ड बाय प्रेसिडेंट गवर्नर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से। देखो वाइस प्रेसिडेंट इज अ सेकंड हाईएस्ट ऑफिसर इन द कंट्री, ठीक है, और अगर हम टेबल ऑफ प्रेसिडेंट में देखें तो आफ्टर प्रेसिडेंट इज अ नेक्स्ट इज द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। रिसेंटली व्हाई आई हैव टेकन दिस टॉपिक बिकॉज रिसेंटली द ऑनरेबल जगदीश धनखड़ जी हैज रिजाइंड, ठीक है, तो ये ऑफिस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। इनका इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होंगी, कौन उनकी ओथ एडमिनिस्टर करवाएगा, ठीक है, कैसे इनका ऑफिस वेकेट हो सकता है, विच इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये अब इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द इलेक्शन। देखो प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज हमने देखा था, इलेक्टोरल कॉलेज में क्या कौन कौन थे, आपके सारे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। वहां पर नॉमिनेटेड मेंबर्स को नहीं ले आया गया था। बट प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज, वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्टोरल कॉलेज है वहां थोड़ा डिफरेंसेस होता है। इनके जो इलेक्टोरल कॉलेज है इसमें आपके ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉमिनेटेड एज वेल एज इलेक्टेड, ठीक है। इसमें यह प्रोविजंस नहीं है कि सिर्फ इलेक्टेड होंगे, आपके दोनों हाउस लोकसभा राज्यसभा में जो भी आपके मेंबर्स हैं वो आपके इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बनेंगे। इसमें आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं आएगी, ये भी हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके इलेक्टोरल कॉलेज में आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो
दोनों आपके इसका डिसाइड वोट करेंगे, सेम मेथड, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स, ठीक है, सीक्रेट आपकी वोटिंग होती है और प्रोपोर्शनल आपके रिप्रेजेंटेशन के बेस पर होता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है सेम, इंडियन सिटीजन होना चाहिए सबसे पहले, आपकी एज 35 ईयर्स के ऊपर होनी चाहिए। तीसरी जो चीज़ है दैट इज यू हैव टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा। प्रेसिडेंट में क्या था, ही शुड बी एलिजिबल टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा, यहाँ पर राज्यसभा, बिकॉज ही इज ऑल्सो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो ये राज्यसभा के आपके चेयरमैन भी होते हैं। ही शुड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपका होल्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो क्वालिफिकेशंस हो गई, इलेक्शंस हो गए, इलेक्ट हो गए। अब ओथ कौन एडमिनिस्टर करवाता है, तो ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। इन केस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अवेलेबल तो ऑन के बिहाफ पर कोई और हो जाएगा, बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इनके ओथ एडमिनिस्टर करवाएंगे। टर्म यूजली 5 ईयर्स का होता है स्टैंडर्ड टाइम, बट इससे पहले भी वो अपना रिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए उनकी डेथ वगैरह हो जाती है तो वो भी चीज़ है, ठीक है। रिमूवल, अब देखो रिमूवल का प्रोसेस क्या था कि हमने देखा था कि वाइस प्रेसिडेंट के केस में एक इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के केस में इम्पीचमेंट प्रोसेस की जरूरत नहीं है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, एक फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं चाहिए। नॉर्मल क्या है, अगर आपको रिमूव करना है, क्योंकि ही इज आल्सो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा का रोल बढ़ जाता है। अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करती है, ठीक है, ऑब्वियसली उसको इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ पास होना होगा, ठीक है, उसके बाद लोकसभा भी उसको पास कर देती है, देन द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है। इसमें फॉर्मल ग्राउंड्स हैं ये सब, इसमें कोई प्रोविजंस नहीं लिखे गए, ठीक है। तो ये आपका रिमूवल होता है अगर आपको रिमूव करना है। इसके अलावा उनकी डेथ हो जाती है, रिजाइन कर देते हैं, रिजाइन का हमने देख लिया, इज अगेन ही विल सेंड हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, तो रिजाइन के थ्रू भी अपना वो हो सकते हैं, जैसे रिसेंटली अभी हुआ, ठीक है। उसके बाद आपकी अगर लेट से उनकी डेथ हो जाती है तब भी आपका ऑफिस वेकेट हो जाता है। पावर्स की बात करते हैं तो सबसे मेन जो पावर है, ही इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो ये राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, जैसे आपके लोकसभा में स्पीकर होते हैं, ठीक है, वैसे ही ये आपके राज्यसभा में होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है कि ही withdraws a salary not as a vice president but as a chairman of राज्यसभा, ठीक है। ये वाइस प्रेसिडेंट है बट इनकी जो सैलरी वगैरह जो ड्रॉ होती है वो एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होती है, ठीक है। फिर एक और इनके पास जो पावर आ जाती है वो आ जाती है इन केस ऑफ प्रेसिडेंट, आपका जो ऑफिस है वो या तो वैकेट हो चुका है, ठीक है, या फिर मान लो प्रेसिडेंट लीव पर है, ठीक है, या फिर ड्यू टू द इलनेस या फिर कहीं गए हुए, इन दैट केस द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। अब इसमें कुछ चीजें आपको टेक्निकलिटीज चीजों को ध्यान देना है। हमने कहा कि जब प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेट हो चुका है तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट। अब इसमें लूप होल क्या आता है, लेट्स से आपका जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है, ठीक है, वो रिजाइन कर दिया किसी ने, ठीक है, ऑफिस हो गया वेकेट। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग विद इन 6 मंथ्स आपके जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन कंडक्ट हो जाने चाहिए, ठीक है। तो इंडिया के केस में क्या होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट है अगर ही इज गोइंग टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट के जो ऑफिस है वो विद इन 6 मंथ्स आपके इलेक्शंस हो जाना चाहिए, एक नया प्रेसिडेंट आ जाना चाहिए, तो यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट है मैक्सिमम ही कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट फॉर 6 मंथ्स ओनली। जैसे ही नया प्रेसिडेंट आ जाएगा वाइस प्रेसिडेंट वापस अपना आ जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट और अपना राज्यसभा वाला चेयरमैन वाला काम संभालने लग जाएंगे, तो ही कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट मैक्सिमम टिल द 6 मंथ्स। यूएस में क्या होता है, अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेट हो गया तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाते हैं फॉर द नेक्स्ट, ठीक है, तो जितना भी टाइम है तब तक के लिए वो प्रेसिडेंट रहेंगे। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में वो सिर्फ 6 मंथ्स तक ही आपके प्रेसिडेंट रहेंगे और जैसे ही आपके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हो जाएंगे वापस अपना वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, अगर लेट से ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट वेकेट हो जाता है बिफोर द 5 ईयर टर्म्स, ठीक है, लेट से मान लो इनका जो टर्म था वो 5 ईयर का था बट इन्होंने लेट से
3 इयर्स में ही रिज़ाइन कर दिया। तो जो नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो आएंगे वो सिर्फ 2 साल के लिए आएंगे ऐसा नहीं है, वो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए आएंगे। ठीक है, सेम गोज द प्रेसिडेंट आल्सो, कि वो ही नहीं है कि रिमेनिंग टर्म के लिए आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो वो आप जैसे अगर वो आपके होता है तो वो फुल आपके 5 ईयर के टर्म के लिए होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द टॉपिक ऑन द वाइस प्रेसिडेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स वगैरह पे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।